हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एसके पटेल आईएएस एकेडमी। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की प्रारंभिक परीक्षा का मॉडल आंसर आउट हो चुका है और आप सभी लोग जो है अपने उत्तर का मिलान कर चुके हैं। साथ ही हमने जो है इसका एक पोल जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया था, जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा संख्या में जाकर के वोट भी किया है कि कैटेगरी वाइज आपका कितना नंबर आ रहा है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि संभावित कट ऑफ जो है आपका कितना जा सकता है, ठीक है, कैटेगरी वाइज। और ये जो है एक कोरा आकलन नहीं होगा। टेलीग्राम चैनल पे हमारे आप लोगों ने जो आपका पोल डाला है, उसी नंबर के आधार पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर के चलेंगे। संभावित कट ऑफ रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पीएससी के द्वारा मॉडल आंसर में कौन कौन से उत्तर जो है वो आपके गलत लिए गए हैं और उस पे आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं, और उस दावा आपत्ति के लिए कौन से स्रोत जो है, कौन कौन से सोर्सेज जो हैं जिसको आपको स्कैन करके ऑनलाइन दावा आपत्ति लगाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जितने भी छात्रों का जिन जिन प्रश्नों में जो है आपका उत्तर गलत आ रहा है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो जरूर जो है दावा आपत्ति प्रस्तुत करें। आप नहीं करेंगे तो हमारे द्वारा तो किया ही जा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसकी जरूरत है उसको तो जरूर करना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के ऊपर, कौन कौन से प्रश्न पे आपको दावा आपत्ति प्रस्तुत करना है। फिर अंतिम में हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर जो है वो आपका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें सेट सी के आधार पे मैं बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में एक क्वेश्चन था, सर्वाधिक लिंगानुपात दंतेवाड़ा में एवं कोंडा गांव में होने का रीजन क्या है, ठीक है। तो इसमें आयोग ने जो आंसर लिया है वो लिया है 1 और 2, मतलब पुरुष मृत्यु दर जो है वो आपका अधिक होना और वहां पे कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, ठीक है। देखिए क्या होता है कि ये जो आपका चारों ऑप्शन है, एक तरीके से देखोगे तो वो चारों के चारों ऑप्शन सही है तार्किक दृष्टि से, ठीक है। उसका कारण ये है कि चूंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पे भ्रूण हत्या वगैरह नहीं होती है। वहां के अधिकांश लोग जो है वो आपका सेना में भर्ती होते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो आपका नक्सलिज्म में चले जाते हैं, तो वहां पे पुरुष मृत्यु दर भी जो है वो आपका अधिक हो जाता है। अगम्य क्षेत्र भी है, पिछड़ा क्षेत्र भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो इसका कोई भी आंसर एकदम सही नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन को जो है वो आपका विलोपित होना चाहिए। इसके लिए देखिए आप सोर्स यूज कर सकते हैं दावा आपत्ति के लिए। वो जो आपका सोर्स है वो है छत्तीसगढ़ भौगोलिक अध्ययन डॉक्टर एल एन वर्मा का। और ये जो पुस्तक है ये छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। संस्करण आप देखोगे तो 2018 का संस्करण है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साक्षरता जो आपका दर है वहां पे निम्न है, एक रीजन ये है। दूसरा, वहां पे भ्रूण हत्या नहीं होती, आदिवासी लोग भ्रूण हत्या नहीं करते हैं। वहां पे जो है आपका नवयुवक सुरक्षा बल में बड़ी संख्या में सेवारत हैं, जिसमें से नौजवान दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, इसीलिए पुरुष मृत्यु दर भी अधिक है, पिछड़ा क्षेत्र भी है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आयोग के द्वारा जो है वो 2 ही ऑप्शन को सही लिया गया है। तो इस पे आप दावा आपत्ति जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 है सेट सी में, जिसमें रतनपुर राज्य में कलचुरी शासकों का जो अंत है वो कब हुआ और कब मराठे लोग आए। ये प्रश्न जो है वो आपको पूछा गया था। तो इसको मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसका सही आंसर एक्चुअल में होना चाहिए 1741 में कलचुरी वंश जो है वो आपका समाप्त हो जाता है। रतनपुर के कलचुरियों की बात करें तो रायपुर के कलचुरियों का अंत 1750 में हो जाता है, ठीक है। लेकिन आयोग द्वारा क्या आंसर लिया गया है, इसमें 1945 को आंसर लिया गया है, जो कि सर्वथा ही गलत है। ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका विलोपित होना चाहिए। और इसके लिए आप एक मानक स्रोत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की ही पुस्तक है समग्र छत्तीसगढ़। ये भी संस्करण 2018 जो है वो आपको मिल जाएगा, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1745 में जब रघु जी बंगाल पर आक्रमण करने जब पुनः जाने लगे, तब उन्होंने जो है आपका रतनपुर राज्य पर चढ़ाई की और वहां के उस समय के जो आपके शासक हैं रघुनाथ सिंह, उनको हटा करके मोहन सिंह को अपना प्रतिनिधि बनाया, ठीक है। तो 1745 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जबकि ऑप्शन में ऐसा कुछ है भी नहीं, ठीक है। तो इसको आप दावा आपत्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं कि ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्यमंत्री कब बने थे। ये बने थे एक्चुअल में 1928 को। ये ऑप्शन में था नहीं, तो आयोग ने भी और
हमने भी जब एक एक्सपेक्टेड आंसर की दिया था तो उसमें 1927 को हमने आंसर लिया था कि संभवतः इसको ले सकता है, बट एक्चुअल में ये 1928 की घटना है। तो इस क्वेश्चन पे भी आप दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका सोर्स यदि देखा जाए तो वही है समग्र छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है, 2018 संस्करण है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 1928 में राव साहब जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया और कुछ समय के लिए गवर्नर के पद पर भी उन्होंने कार्य किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो भारत के भूगोल से है, जिसमें जो है आपका जो हिमालयी क्षेत्र है प्रादेशिक आधार पर और उससे संबंधित जो आपका श्रेणी है, जनजाति है, उसको सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछा गया है। तो हमने आंसर डी लिया था जो कि सही है, लेकिन आयोग ने आंसर इसमें सी लिया है, गलत लिया है। तो इसको भी आप दावा आपत्ति के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए जो स्रोत है वो एनसीईआरटी की पुस्तक है कक्षा 11वीं की। ठीक है, उसमें स्पष्ट रूप से इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये सारे जो आपके सोर्स हैं वो पीडीएफ के रूप में मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है वो आपका अपलोड कर दिया है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके दावा आपत्ति जो है वो आपका लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो आपका प्रश्न है वो फिर से छत्तीसगढ़ का है, जिसमें मैंने उस समय भी बताया था कि इसमें चारों ऑप्शन जो है वो आपके गलत हैं। सैंडिस के समय ताहूतदारी जो है वो कौन कौन सी शुरू हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि सैंडिस के समय 1826 में लोरमी जो है वो आपका शुरू शुरू हुआ था और 1828 में तरेंगा एक ताहूतदारी शुरू हुआ था, जो कि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। बाद में 1830 के आसपास सिरपुर वगैरह शुरू हुआ था, बट वो सैंडिस का काल नहीं था। मैंने आपको बोला था कि अगर आयोग जबरदस्ती आंसर लेना चाहेगा तो इस सिरपुर को लेगा, और ऐसा ही आयोग ने किया, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। अब इसका दावा आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए सोर्स अगर हम देखें तो ये भी छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक है। ठीक है, लेखक है राम कुमार बेहार, पुस्तक का नाम है छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्करण वही 2018 का है, 5वां संस्करण, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अंग्रेज अधिकारी सैंडिस के समय कौन सी ताहूतदारी थी, लोरमी और तरेंगा। बाकी जो ताहूतदारियां हैं वो बाद में जो है वो आपका बनी है। ठीक है, तो ये आंसर भी आयोग के द्वारा गलत लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब हम अंतिम में बात कर लेते हैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, देखिए ऐसा है कि इस बार जो आपका कट ऑफ है, ठीक है, अधिकांश छात्र ये समझ रहे हैं कि वो पिछले पीएससी जैसा ही जाएगा। ठीक है, एकदम जो है आपका लो कट ऑफ नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है, एकदम कितना भी कठिन पेपर आए एकदम लो कट ऑफ होता जाता है नहीं। ठीक है, लेकिन एकदम हाई कट ऑफ भी नहीं जाएगा इस बार पिछले पीएससी के जैसे। उसका रीजन ये है कि इस बार सी सेट में बहुत सारे छात्र जो है वो आपके क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उनके पेपर 1 में तो अच्छे नंबर आ जा रहे हैं, ठीक है, जीएस में वो अच्छा स्कोर कर ले रहे हैं, लेकिन सी सेट इतना खराब उनका गया है कि जो आपके जनरल वाले हैं वो 33 प्लस क्वेश्चन उनका सही नहीं हो पा रहा है, जो आपके कैटेगरी वाले हैं उनका 23 प्लस जो है वो आपका सही नहीं हो पा रहा है। तो इन सब को देखते हुए जो है कट ऑफ जो है ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत है कि पीएससी के द्वारा अभी जो है आपका रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमने कटअप बनाया है वो कैटेगरी वाइज बनाया हुआ है, अनारक्षित का, अन्य पिछड़ा वर्ग का, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, लेकिन इसमें मैंने 3 कॉलम जो है वो आपके रख दिए हैं कि 50% आरक्षण के आधार पर कैसा कटअप जा सकता है, 58% आरक्षण के आधार पर कैसा कटअप जा सकता है, और राज्य सरकार ने जो नया आरक्षण रखा है, ठीक है, 76% आरक्षण, उसके आधार पर जो है वो आपका कैसा जा सकता है। ठीक है, एक मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, अगर हम 50% आरक्षण की बात करें, अगर ये लागू नहीं होता है तो इसमें जो आपका जनरल मेल है उनका 90 से 95 के बीच रहेगा, क्योंकि उनके लिए जो स्थान है अनारक्षित वर्ग के लिए, ठीक है, जिसमें कोई भी जा सकता है, वो 50% है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण है 14% इसके आधार पे, एससी को 16%, एसटी को 20%। तो इसके आधार पर ये कट ऑफ जो है वो आपका बन सकता है, जनरल मेल 90 to 95, फीमेल 85 to 90, ओबीसी जो मेल है वो 85 से 90, क्योंकि ओबीसी मेल और जनरल फीमेल का लगभग एक टाइप का रहता है कटअप। ओबीसी महिला 80 से 85, अनुसूचित जाति जो पुरुष है, एससी जो आपके मेल है 75 से 80, फीमेल 70 से 75। मैंने जानबूझ के जो आंकड़ा है वो 5 के डिफरेंस में रखा है, एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई भी नहीं बता सकता, ये लमसम आंकड़ा है और ऐसा ही लगभग जाएगा। ठीक है,
और एससी जो आपका एसटी जो मेल है 70 से 75, फीमेल जो है 65 से 70 के बीच रहेगा। लेकिन अगर ये आरक्षण 58% के आधार पर अपन देखें तो उसमें फिर अनारक्षित जो आपका वर्ग है, अनारक्षित जिसमें कोई भी जा सकता है, वो 42% बचता है। बाकी ओबीसी को 14% मिलेगा, एससी को 12% मिलेगा, और जो आपका एसटी है उसको 32% मिलेगा। तो इस आधार पे थोड़ा सा जनरल का कट ऑफ जो है वो आपका बढ़ जाएगा। मेल का 95 से 100 जाएगा, महिला का जो है आपका 90 से 95 के बीच जाएगा। जो ओबीसी है, ठीक है, उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा, फिर भी थोड़ा सा जो है बढ़ेगा, 90 से 95, 85 से 90, ठीक है। अनुसूचित जो आपका जाति है उनका जो आरक्षण है वो थोड़ा सा कम हो जा रहा है 58% में, तो उसमें जो है थोड़ा सा कटअप इनका बढ़ जाएगा। मेल का 80 से 85 के बीच और फीमेल का 75 से 80 के बीच जाएगा। अनुसूचित जनजाति में जो है आपका कटअप उल्टा कम हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए आरक्षण बढ़ जाता है, 20 से 32% हो जाते हैं। तो एसटी मेल का 68 से 72 के बीच आसपास जाएगा, और आपका एसटी फीमेल का 64 से 68 के बीच आरक्षण जो है वो आपका जा सकता है। लेकिन यदि 76% जो आपका नया आरक्षण है वो लागू होता है, तो इसमें जनरल का कटअप बहुत हाई चला जाएगा, क्योंकि उनके लिए फिर स्थान बहुत कम रह जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो जनरल मेल के लिए 110 से 115 हो सकता है, 115 से भी ऊपर चला जाए, 117, 118 तक कटअप चला जाए 76% रिजर्वेशन के आधार पे। फीमेल का, जनरल फीमेल का 105 से 110 के बीच जो है वो आपका चला जाएगा। आमतौर पर होता ये है कि जनरल जो फीमेल होते हैं और जो ओबीसी मेल होते हैं उनका कटअप लगभग एक समान होता है। लेकिन 76% रिजर्वेशन लागू होने पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 76% रिजर्वेशन लागू होता है तो ओबीसी को जनसंख्या के आधार पर 27% का जो है वो आपका लाभ मिलेगा। तो ओबीसी मेल का कटअप जो है वो जनरल फीमेल से कम हो जाएगा, लगभग 80 से 85 अंक के बीच में ओबीसी मेल जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे, फीमेल 75 से 80 के बीच कर लेंगे। अगर हम बात करें किसका, अनुसूचित जाति मेल का, एससी मेल का, तो इनको जो है 16% की तुलना में 13% मिल रहा है, तो थोड़ा सा आपका कट ऑफ इनका हाई हो जाएगा, 80 से 85 जाएगा मेल का, फीमेल का 75 से 80 जाएगा। लेकिन 76% आरक्षण में और 58% आरक्षण में एसटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसीलिए एसटी मेल का वही 68 से 72 जाएगा, फीमेल का 64 से 68 के बीच जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एक आकलन। यदि आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसको भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लिया है, वहां अपलोड कर दिया है, वहां पे जाकर के आप इसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अंतिम में मैं ये चर्चा करना चाहूंगा, इसके लिए मैं अलग सेशन लेकर के आ रहा हूँ, कि जो आपके अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जिनका प्री निकलने का संभावना है, वो तो मेंस के लिए बिल्कुल आगे बढ़ें। जिनका नहीं निकल रहा है, हो सकता है उनका सब इंस्पेक्टर का उन्होंने पेपर दिया हो, सभी ने तो दिया नहीं होगा, लेकिन कुछ छात्रों ने दोनों का पेपर दिया है, तो एसआई प्री निकल रहा है तो वो एसआई मेंस की जो है वो आपका तैयारी करेंगे। लेकिन ऐसे छात्रों का क्या, जिनके प्री में भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब सीजीपीएससी प्री में और सब इंस्पेक्टर के प्री में भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, उनके पास अब ऑप्शन क्या है, अब आगे क्या, ठीक है, अब आगे वो क्या पढ़ें। ठीक है, तो इसके लिए ये है कि आगामी कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है। अब आपको ये सुनने को मिलता होगा कि ये आ रहा है वो आ रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में क्या आ रहा है, आगे आप क्या पढ़ें। ठीक है, किसको जो है वो सीजीपीएससी मेंस की तैयारी करनी चाहिए, किसको जो है वो आपका सब इंस्पेक्टर मेंस की तैयारी करनी चाहिए, जो इन दोनों को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं वो क्या करें। ठीक है, संक्षेप में मैं आपको बता दूं, अगले सेशन में मैं डिटेल में इसमें जो है लेक्चर लेकर के आ रहा हूं। कुछ पोस्ट आने का जो है एकदम फिक्स हो चुका है, उसको मैं प्रूफ के साथ यहाँ पे बताऊंगा। उसमें से एक है आपका एडीईओ, ठीक है, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ये जल्द ही आएगा और सबसे पहले यही आने वाला है नए वैकेंसी में। उसका रीजन ये है कि 2012 बैच के जो आपके एडीओ थे उनका फाइल पहुंच चुका है प्रमोशन के लिए, और इसी हफ्ते में उनको प्रमोशन मिल जाएगा, पोस्टिंग हो जाएगी। तो
जो 2012 बैच के एडीओ थे वो डीओ बन जाएंगे, एडीओ की संख्या जो है वो आपका और रिक्त हो जाएगी। ठीक है, तो पुराने लगभग जितने पोस्ट थे और नए जो आपके वैकेंट होंगे उनको मिला करके फाइल बना हुआ है, जल्दी से जल्दी क्या आने वाला है, एडीओ आने वाला है। उसी प्रकार से फिक्स जो आपका आने वाला है वो है आपका शिक्षक भर्ती। ठीक है, लेकिन शिक्षक भर्ती सभी जिलों के लिए नहीं है, आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन आने वाला जरूर है। उसके बाद तीसरी जो प्रायिकता है वो है आपका हॉस्टल वार्डन का, हॉस्टल अधीक्षक का। ये भी आने वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम है। ठीक है, एडीओ आएगा ही आएगा, शिक्षक भर्ती आएगा, हॉस्टल वार्डन के पद भी खाली हैं, लेकिन अभी इसका फाइल जो है वो आपका बढ़ा नहीं है। तो आपको किसको प्राथमिकता देते हुए, आपका क्या क्वालिफिकेशन है और आपका किस सब्जेक्ट में पकड़ है, उसके अनुसार आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम एक लंबी चर्चा करेंगे अगले सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।